Dr. Archana Sinha, a former district and session judge from Delhi, with 31 years experience of judiciary in Delhi at both the levels. I am PhD in Constitution and आज आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए आई हूँ वो है इथुनसिया एंड द जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अनाउंस की है और जिसमें पहली बार हरीश राणा पेशेंट को पैसिव इथुनसिया परमिट किया है। मैं इस पूरे के पूरे केस को कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखूंगी। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गिव्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। क्वेश्चन हमारे सामने हमेशा डिस्कस होने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि क्या राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। आइए हम सिलसिलेवार इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री से देखते हैं कि ये इशू कैसे और कब हैंडल हुआ और ये आज जो पहुंचा, क्यों हम कहते हैं इसे पहली बार पैसिव इथुनसिया इज अलाउड, यानी इच्छा मृत्यु का हक मिला हरीश राणा पेशेंट को। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ, क्या ये राइट टू डाई भी अलाउ करता है? ये क्वेश्चन विद रेफरेंस टू सेक्शन 309 आईपीसी से शुरू हुआ। सेक्शन 309 आईपीसी टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। जी हाँ, अपने आप को खत्म करना। अगर अटेम्प्ट हो जाए और सुसाइड नहीं कमिट हुआ तो ये ऑफेंस था। दिस वॉज एन ऑफेंस, इट वॉज इन बुक ऑफ क्राइम एज एन ऑफेंस टू कमिट सुसाइड। अगर कमिट करता है कोई सुसाइड करना तो वो पनिशेबल ऑफेंस है अप टू दी पीरियड ऑफ 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। हाँ बोलेंगे हम इसे, क्योंकि अब ये आईपीसी में जब ये बीएनएस चेंज हुआ 2023 में तो सेक्शन 309 आईपीसी का जो था इसको डिलीट कर दिया गया है। नाउ इट इज नॉट इन द बुक ऑफ क्राइम, यानी अब सुसाइड अटेम्प्ट करना इज नॉट एन ऑफेंस। इसका क्रिमिनलाइजेशन जो बार बार चैलेंज हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो अब ये इशू ही खत्म हो गया कि ये क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं। अब ये अटेम्प्ट करना, सुसाइड अटेम्प्ट करना इज नॉट एन ऑफेंस, तो इसको डीक्रिमिनलाइज तो खत्म किया जा चुका है। अटेम्प्ट टू सुसाइड हैज ऑलरेडी बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। हम इन दोनों के कंटेक्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ इथुनसिया को देखेंगे कि इथुनसिया क्या है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, जिसमें इच्छा मृत्यु, हम जो मरना चाहते हैं, इच्छा मृत्यु का हक मांगते हैं। अगर हमें जीने का हक है तो क्या हम अपनी इच्छा से मर नहीं सकते? इस वाले क्वेश्चन को पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत बार डिस्कस किया गया है और इंडिया में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इथुनसिया पर, और उस वक्त भी काफी सारे देशों ने पार्टिसिपेट करके इस कॉन्सेप्ट पर बात की। इथुनसिया यानी राइट टू डाई, अपनी इच्छा से मर जाना, ये इंडिया में नॉट अलाउड, इट इज नॉट लीगल। हाउएवर लगभग 10 कंट्रीज में, वर्ल्ड की 10 कंट्रीज में, लगभग वर्ल्ड की 10 कंट्रीज में अपनी इच्छा से मरना इज अलाउड। तो इथुनसिया के कॉन्सेप्ट में
और इस वाले के बीच में हम देखेंगे आर्टिकल 21 को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव को, और इन द लाइट ऑफ जजमेंट जो कल हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में पास की है। हरीश राणा केस में एक यंग बॉय जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बीटेक का स्टूडेंट था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, एक इंसिडेंट से, एक एक्सीडेंट में सेवरल हेड इंजरीज की वजह से बेड रिडन हुआ और वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया। वेजिटेटिव स्टेट फिजिकली वो स्टेट है जिसमें कि व्यक्ति खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, एक वेजिटेबल की तरह लेटा रहता है और उसको सब चीजें, चाहे वो सोच है और चाहे वो खाना है, पीना है, सब कुछ उसे थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसी स्टेट में हरीश राणा ने लगभग अपने जीवन के 12 साल बिताए। 20 साल की उम्र में उसको चोट लगी और वो 32 साल का हरीश राणा है। ये इशू कि वो हिज पेरेंट्स एंड इवन द पेशेंट they want to get release him from all traumas which he was suffering as in the vegetative state. उसके लिए अगर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और वो लाइफ सपोर्ट पर है और लाइफ सपोर्ट पे वो विड्रॉ करता है, अगर उसका लाइफ सपोर्ट विड्रॉ किया जाता है तो वी आर परमिटिंग हिम टू डाई, राइट टू बी डेथ। ये जो परमिशन है, इस परमिशन के लिए इंडिया में इथुन्सिया को कभी परमिट नहीं किया गया, लीगलाइज नहीं किया गया, ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट दिस कॉन्सेप्ट में बी मिसयूज्ड बाय सम क्रिमिनल्स फॉर सम अल्टीरियर पर्पसेस। सम पीपल मे बी किल्ड, मर्डर्ड अंडर दिस कॉन्सेप्ट। ये चीजें सेव करने के लिए, ये चीज इमेजिन करते हुए, एंटिसिपेट करते हुए इथुन्सिया वॉज नॉट परमिटेड। इथुन्सिया के हम दो पार्ट एक बार समझेंगे। इथुन्सिया को दो तरीके से, दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक है पैसिव इथुन्सिया, क्योंकि हरीश राणा को पैसिव इथुन्सिया मानते हुए परमिट किया गया है कि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट को विड्रॉ किया जा सकता है और उसे अलाउ किया जाए राइट टू डाई विद डिग्निटी, एंड दिस इज ए राइट अंडर आर्टिकल 21. दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, बट दिस इज टू द एक्सटेंट ऑफ पैसिव इथुन्सिया। और एक है एक्टिव इथुन्सिया। तो हम इन दोनों का डिफरेंस अगर समझें तो पैसिव इथुन्सिया वो पोजीशन है जिसमें लाइफ सपोर्ट से ही व्यक्ति की लाइफ चल रही है। वी आर प्रिजर्विंग हिज लाइफ थ्रू ट्रीटमेंट और थ्रू लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। और अगर हम उसे विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट, तो हम बेसिकली उसे परमिट कर रहे हैं टू गो पीसफुली, टू गो अबाउट। अगर ये एक्टिव इथुन्सिया की बात करें तो ये वो तरीका है जिसमें हम कुछ एडमिनिस्टर करके, चाहे हम इंजेक्शन दें या हम ऐसी कोई पोजीशन क्रिएट करें जिसमें कि व्यक्ति खुद से खुद मर जाए, या कुछ ऐसी टेबलेट्स या कुछ करें, कुछ एक्टिव, कुछ ऐसा एक्टिवेट किया जाए जिससे कि उसकी डेथ पीसफुली हो सके। ऐसा ज्यादातर क्वेश्चन उठा है उन केसेस में जहां टर्मिनल डिजीज, टर्मिनली इल है लोग, वो पेशेंट जो टर्मिनली इल है और दे डोंट नो व्हाट इज द टाइम व्हेन दे विल डाई, बट दे आर ऑन सच medical problems that cannot be cured. Terminally ill patients or
whose position is PSB, permanent PBS, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी परमानेंटली वो वेजिटेबल की तरह ले डाउन करा हुआ है उन्होंने, और वो उठने के कोई चांस नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो अलाउ कर दिया जाए, और राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा डिस्कशन और ऐसी चैलेंज बहुत लंबे समय से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और अदर कोर्ट्स के सामने आती रही है। अब हम एक बार थोड़ी सी उसकी केस वाइज हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले 1988 में बॉम्बे हाई कोर्ट में मारुति सिविल के केस में 1987 में राइट टू डाई was included into the concept of right to life under Article 21 of the Constitution, and Section 309 IPC जो कि क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड अटेम्प्ट करने को, उसको स्ट्रक डाउन करने का ऑर्डर हुआ। इसी तरह से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चेना जगदीश्वर के केस में, चेना जगदीश्वर ये मारुति सिब्बल डुबल, श्रीपति डुबल, और आंध्रा में चेना जगदीश्वर के केस में यह कहा गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 309 आईपीसी इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि राइट टू डाई डज नॉट इंक्लूड इनटू राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये दोनों की पोजीशन के बाद हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन में। ये चेना वाला केस जो है ये है 1988 का, और ये 87-88 यानी डिसीजन इसमें आया 87-88 का, यहां 88 में आंध्र प्रदेश का। इसके बाद हम आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 1994 जब ये पोजीशन ऐसी आ गई, यहां कहा गया नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और यहां कहा गया इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सेक्शन 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसी सिचुएशन में जब दो हाई कोर्ट के अलग अलग, दो स्टेट के हाई कोर्ट के अलग अलग व्यूज आए हैं इस पर, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम पहला जजमेंट देखते हैं 1994 का, पी रथीनाम। पी रथीनाम में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी डिवीजन बेंच ने इस बात को अपहेल्ड किया बॉम्बे हाई कोर्ट के व्यू को कि सेक्शन 309 यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज विद इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। लेकिन 5 जजेस बेंच 1996 में आफ्टर 2 years इन ज्ञान कौर के केस में, ज्ञान कौर वाले केस में इसको ओवररूल कर दिया और कहा कि नो इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 309 का क्रिमिनलाइजेशन यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल है, और किसी के पास भी राइट टू डाई अंडर आर्टिकल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में नहीं है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया 309 को। ये इशू वहां पर ऐसे डिसाइड किया गया। दिस वाज 5 जजेस बेंच। अब हम आते हैं एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसे केस पर जिसमें अरुणा शानबाग का केस आता है। जो हमने अभी थुनसिया की बात की है, पैसिव और एक्टिव थुनसिया, ये केस है 2011। जी हाँ, 15 साल के बाद एक केस आता है अरुणा।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक एनजीओ लगाती है अरुणा नाम की पेशेंट का के लिए, जो पीएसवी में थी, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, फॉर 32 ईयर्स। 32 साल तक वो लेडी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी और उसको when she was young she was raped by a hospital boy and since then she was in permanent vegetative state। ये वाला जो इशू है ये 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और ज्ञान कौर वाले केस को डिस्कस किया गया एनालिटिकली और 2 जजेज बेंच ने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया कि पैसिव इथुनसिया is legalized in India but under the special circumstances। However, अरुणा के केस को पैसिव इथुनसिया का केस नहीं माना गया और कहा गया कि she was not brain dead, वो उसका ब्रेन काम कर रहा था और there were chances of her recovery, और इसीलिए उसका केस पैसिव इथुनसिया के केस में नहीं माना गया। और पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया, इथुनसिया को क्रिस्टलाइज करके 2 हिस्सों में डिस्कस किया गया, पैसिव इथुनसिया एंड एक्टिव इथुनसिया। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कोई मर सकता है, कुछ करें डू, तब वो एक्टिव इथुनसिया। अगर हम कुछ विड्रॉ करें, कुछ एलिमिनेट कर दें जिसके बेसिस पर कोई पेशेंट जिंदा है, तो वो हुआ पैसिव इथुनसिया। तो पहली बार अरुणा के केस में 2011 में 2 जजेज बेंच ने पैसिव इथुनसिया को अलाउ किया, लेकिन साथ में एक गाइडलाइन भी इशू की, एक डायरेक्टिव इशू किया कि पैसिव इथुनसिया को कोई मिसयूज नहीं कर सके। इसके लिए क्या करना होगा, उस कंसर्न हाई कोर्ट के 2 जजेज की एक बेंच बैठेगी और वो जजेज बैठकर ये डिटरमिन करेंगे कि क्या ये केस पैसिव इथुनसिया का केस है और ही शुड बी, दिस केस शुड बी परमिटेड टू बी डिक्लेयर्ड एज पैसिव इथुनसिया और इसे परमिट करना चाहिए। इस में पहली बार एक अलार्मिंग सिचुएशन, एक कॉशन के साथ इथुनसिया वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया। हाउएवर, इथुनसिया का कॉन्सेप्ट चाहे पैसिव के लिए या एक्टिव के लिए, मोर देन 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी लीगलाइज्ड, लेकिन ये पहली बार हमें 2011 में इंडिया में पैसिव इथुनसिया के कॉन्सेप्ट के साथ इथुनसिया वाज परमिटेड इन इंडिया। अब अरुणा के केस के बाद हम देखते हैं 2011 में अरुणा का केस, जिसमें पैसिव इथुनसिया और एक्टिव इथुनसिया का कॉन्सेप्ट लाया गया था। 2018 में कॉमन कॉज जजमेंट आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए। कॉमन कॉज जजमेंट आई और ये जजमेंट 2023 में भी रिव्यू हुई। तो हमारे पास कॉमन कॉज जजमेंट इन 2 सालों में 2018 में और 2023 में आई। कॉमन कॉज जजमेंट भी 5 जजेज बेंच थी, 5 जजेज बेंच, और ये हेडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा सीजेआई, जिसके बेंच में 5 जजेज बेंच में जो सीजेआई बाद में बने चंद्रचूड़ जी भी थे। इस कॉमन कॉज जजमेंट में इथुनसिया के कॉन्सेप्ट पर बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए और बहुत सारी गाइडलाइंस भी इशू हुई। उसकी गाइडलाइंस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हरीश राणा के केस में पैसिव इथुनसिया को कैसे अलाउ किया गया, इस कॉमन कॉज जजमेंट को ध्यान में रखते हुए 18 और 2023 दोनों में जो गाइडलाइंस हुई उसको ध्यान में रखते हुए कल जो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला किया है वो इसकी कॉमन कॉज की गाइडलाइंस पर है। हम गाइडलाइंस की बात करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज एन एस्पिरेंट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर
इस बेंच ने एक फार्मूला अडॉप्ट किया, एक गाइडलाइंस इशू की कि पैसिव इथुल्सिया के लिए जो हमें अलाउ करा है इंडिया में, इसको वैलिडेट करने के लिए हमें क्या क्या फार्मूला अडॉप्ट करना है, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। प्राइमरी बोर्ड एंड सेकेंडरी बोर्ड, ये दो बोर्ड बैठेंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या इसे हम पैसिव इथुल्सिया की स्टेज में मान सकते हैं। दो मेडिकल बोर्ड, पहला बोर्ड बैठेगा मेडिकल बोर्ड, फिर दूसरा बोर्ड उसे रिव्यू करेगा उस पोजीशन को। ऐसा नहीं है कि दोनों बोर्ड साथ साथ बैठेंगे, एक बोर्ड बैठेगा मेडिकल बोर्ड, फिर दूसरा बोर्ड उसे रिव्यू करेगा सिचुएशन को। हरीश राणा के केस में ये हुआ। हरीश राणा के केस में पहला बोर्ड नोएडा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का था और दूसरा बोर्ड एम्स दिल्ली का था। ये दोनों के दोनों जब ये बोर्ड डिसाइड कर लेंगे और अगर ये दोनों बोर्ड के जो मेंबर्स हैं ये डिनाई करते हैं, इफ दे डिनाइड और दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देन पार्टीज कैन मूव टू द कंसर्न हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो टू जजेज की बेंच, टू हाई कोर्ट जजेज की बेंच, एक टू हाई कोर्ट जजेज का एक बोर्ड बनाएंगे। वो जजेज डिसाइड करेंगे कि जो मेडिकल सिचुएशन इन बोर्ड्स ने बताई है क्या वो इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट है, और पैसिव इथुल्सिया यानी कि उसे इच्छा मृत्यु परमिट किया जाए या ना किया जाए। दिस वॉज ए वेरी गुड फॉर्मूला कॉमन कॉज जजमेंट में। जो हमारा डर था कि इस इथुल्सिया के कॉन्सेप्ट को कोई मिसयूज नहीं कर ले और किलिंग के लिए फार्मूला ना बना ले, उसको एक पर्टिकुलर फार्मूला दिया गया, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर दिया गया जिस प्रोसीजर से ये इंश्योर किया जा सके कि ये लीगली हम अलाउ कर सकते हैं फॉर दी पेशेंट जो मेडिकली टर्मिनली इल है, जिनका बचने का कोई चांस नहीं है, और जो मेडिकल सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट या ऐसे ट्रीटमेंट से कर रहे हैं जिन ट्रीटमेंट को विड्रॉ करने से वो एंड हो सकती है उनकी लाइफ। और पैसिव इथुल्सिया का ये कैलकुलेशन, ये फार्मूला अडॉप्ट किया गया कॉमन कॉज जजमेंट में, और यही फार्मूला अडॉप्ट किया गया हरीश राणा के केस में जो कल जजमेंट आई। ये पहला केस है हरीश राणा का जिसमें पैसिव इथुल्सिया परमिट किया गया हरीश राणा को, और ये कुछ गाइडलाइंस दी गई। ये कहा गया कि उसको जिन मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कैन, वो एक ट्रीटमेंट कैन पर जिंदा है। कैन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू फूड सप्लाई होता है, और इसको मेडिकल ट्रीटमेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहला ये डिक्लेरेशन था इसमें। तो ये परमिट किया गया कि यस इट इज ए केस ऑफ पैसिव इथुल्सिया नंबर 1। नंबर 2, इसका ये जो ट्रीटमेंट है ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। नंबर 3, इसको विड्रॉ किया जा सकता है टू एंड हिज लाइफ, लेकिन उसे पीरियोडिकली मॉनिटर करके धीरे धीरे किया जाएगा ताकि ही कैन डाई विद डिग्निटी। इस केस में, हरीश राणा के केस में, ये दो बोर्ड बने और इन दोनों बोर्ड के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में आए, दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया, उनके पेरेंट्स आए। उनके पेरेंट्स ने जब ये लगाई, क्योंकि इन दोनों बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों बोर्ड वालों ने कहा था वेरी सैड स्टेट, और मुश्किल है, टर्मिनली इल भी है, और सारी की सारी पोजीशन बहुत ही चिंताजनक है। इसके केस को ऑनरेबल हाई कोर्ट में लाया गया पेरेंट्स के द्वारा। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज डिनाइड कि ये पैसिव इथुल्सिया का केस नहीं मान सकते, क्योंकि किसी को फूड प्रोवाइड करना थ्रू सम ट्यूब और उसको विड्रॉ करना, ये उसको स्टार्व करने के बराबर है। यानी हम एक्टिव इथुल्सिया की तरफ जा रहे हैं।
अगर हम किसी को खाना दे रहे हैं किसी ट्यूब के थ्रू, किसी मैकेनिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, तो उसमें अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हम उसे स्टार्ट करना अलाउ कर रहे हैं, जो कि एक्टिव इथुनसिया है, एंड इट वाज डिनाइड दैट दिस वाज a case of passive इथुनसिया, एंड पेरेंट्स हैव अप्रोच्ड टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, लेड बाय सीजेआई चंद्रचूड़ जी, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि कॉमन कॉज जजमेंट में भी बेंच में एक मेंबर थे, जिसने गाइडलाइंस इशू हुई थी जिस बेंच से, उन्होंने सारे के सारे केस को एग्जामिन करके डायरेक्शन इशू की कि इस ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट के एक्सपेंस पर ही किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट इसके एक्सपेंस को रिकवर करे, सारा कैलकुलेट करे और रिकवर करे, और ये पेरेंट्स पर इसका बर्डन नहीं आना चाहिए। और 8 नवंबर 2024 को ये केस डिस्पोजल कर दिया गया विद दिस डायरेक्शन, यानी कि हरीश राणा वाज नॉट अलाउड पैसिव इथुनसिया केस। और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, उसको अपहेल्ड किया गया। लेकिन एक डायरेक्शन उसके अंदर आई कि अगर पेरेंट्स चाहें तो फर्दर डायरेक्शन के लिए मिसलेनियस एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डायरेक्शन एक्टिव थी फॉर द गवर्नमेंट और अदर डायरेक्शंस, तो इसलिए उन्होंने ये उसके अंदर ये एक था कौन से वो डायरेक्शन कि पेरेंट्स और द एप्लीकेंट कैन मूव टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in this SLP for certain other directions. So parents, after disposal of that SLP, moved a miscellaneous application जो कल decide हुई. This was the miscellaneous application in that SLP जो disposal हुई थी 8/11 को by Justice चंद्रचूड़। उन्होंने उस एप्लीकेशन में ये डाला था कि कॉमन कॉज जजमेंट में लिविंग विल भी वैलिडेट कर रखा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है तो वो विल कर सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाऊं अगर, तो मेरी लाइफ को टर्मिनेट कर दिया जाए, यानी मैं कंसेंट दे रहा हूं, मैं कंसेंट डेथ का अपना कंसेंट दे रहा हूं, मैं अपनी विल कर रहा हूं कि मेरे को अगर मैं टर्मिनली इल हो जाऊं, या मैं पर्टिकुलर सिचुएशन हो, या मैं पीएसबी में चली जाऊं, तो मुझे डेथ परमिट होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा पीएसबी में है, ऐसी पोजीशन में है, वो खुद से तो परमिट नहीं कर पा रहा है, खुद तो कंसेंट नहीं दे पा रहा है। इथुनसिया मीन्स कंसेंट डेथ, लेकिन वो कंसेंट कहां से देगा? तो उसके जो किड्स एंड किन है या उसके पेरेंट्स हैं, उनको देना है कंसेंट। तो दैट वाज नॉट फाउंड सेफ इन इंडिया। ऐसी सिचुएशन में ये कहा गया कि पहली बात, कॉमन कॉज जजमेंट में लिविंग विल भी अलाउ कर दिया था, लिविंग विल वाज वैलिडेटेड। और दूसरी बात, कॉमन कॉज जजमेंट में यह कहा गया था कि अगर दोनों के दोनों बोर्ड डिनाई करते हैं, या दोनों के दोनों बोर्ड, मेडिकल बोर्ड कंकरेंट नहीं कर रहे हैं, तब हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरी बात, पेरेंट्स का यह कहना था कि जिस वक्त हाई कोर्ट में वो गया था, उस वक्त जो फूड पाइप थी, जो वो गले से दी जा रही थी, और अब ये पेट से दी जा रही है, जो कि और ज्यादा खराब सिचुएशन है, यानी पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा डेटेरियोरेट हो गई है। इन सबको ध्यान रखते हुए और कॉमन कॉज जजमेंट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को ना सिर्फ पैसिव इथुनसिया माना, बल्कि ये कहा कि यस, ही इज अलाउड टू विड्रॉ द मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि फूड देने का जो ट्रीटमेंट था, दैट वाज ट्रीटेड एज मेडिकल ट्रीटमेंट, और लेकिन इसे विद डिग्निटी विड्रॉ किया जाएगा धीरे धीरे, ताकि वो धीरे धीरे उसकी लाइफ एंड हो सके। सो एक तरह से ये बहुत ही पैशनेट और बहुत अच्छी जजमेंट है।
और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए की गई है, और ये इस वक्त आई है जबकि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट क्रिमिनल एक्ट, ये डिक्रिमिनलाइज हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि बीएनएस में इट इज नॉट इन द बुक ऑफ क्राइम। पहले जो लड़ाई चल रही थी ज्ञानकोट तक, वो थी 309 को क्रिमिनलाइज और डिक्रिमिनलाइज करने की। अब ये क्रिमिनल एक्ट तो है ही नहीं 309। राइट टू डाई, however right to die is not included as right to life within article 221, but in case of passive euthanasia case it is permitted first time to Harish Rana, and हमें इस जजमेंट को वेलकम करना है। विद दिस इंफॉर्मेशन आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच।